क्लास 12th चैप्टर है गाउस लॉ। गाउस लॉ का क्विक रिवीजन करेंगे अपन इस वीडियो में। लगभग 30 से 60 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें गाउस लॉ के जितने भी टॉपिक है सबको क्लियर करेंगे, अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स से। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? जब अपन किसी प्लेन या क्षेत्रफल या सरफेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल हो, एक समान हो, तो एक समान अपन विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल को, प्लेन को रखते हैं, तो उस प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक है या उसको कट करते हुए उसमें से होते हुए बाहर की तरफ निकल रही है, उनकी इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की इंटेंसिटी संख्या, उनको अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। यानी कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी इंटेंसिटी को अपन विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इस तरह से देखिए, ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें अपने पास ये प्लेन रखा है, तो प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करते हुए उसमें से बाहर निकल रही है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है फाई। फाई से डिनोट करते हैं अपन इसको फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसे लिखते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है, डी एस वेक्टर है एलिमेंट्री एरिया यानी अल्पांश क्षेत्रफल। अपन ने इसमें से, इस पूरे प्लेन में से अपन ने एक अल्पांश क्षेत्रफल एलिमेंट्री एरिया मान लिया, स्मॉलेस्ट पार्ट, उससे अपन देख रहे हैं कि उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो उसको नाम बोलते हैं, डी एस से डिनोट करते हैं, और एलिमेंट्री एरिया अल्पांश क्षेत्रफल बोलते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट हटाएंगे तो अपन को पता है ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला है ये, जिसे अपन डॉट हटाते हैं तो ये ए बी कोस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा। अब अपन इसकी कंडीशन देखते हैं, स्थिति देखते हैं। तो अगर अपने पास मान लिया कि थीटा अगर 0 डिग्री हो, यानी दोनों पैरेलल हो, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर क्या है? यानी एरिया की एक वेक्टर, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अगर अपन इस पेपर की बात करें तो पेपर से इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल डाउन आउटवर्ड, यानी ऐसा नॉर्मल जो बाहर निकलता हुआ हो। अब इस पेपर की बात करें तो पेपर से अपनी आंखों की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, पेपर की, प्लेन की, क्योंकि ये नॉर्मल, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल यानी अपन जिस साइड से देखते हैं वहाँ पर, तो अब अपन आंखों से देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन होगी अपनी आंखों की तरफ, इस पेपर से बाहर निकलते हुए। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ई डी एस हो जाएगा, जिससे अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिलती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब अपन बात करें थीटा विल बी 90 डिग्री, यानी थीटा जब 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री कब होगा? जब ये प्लेन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों पैरेलल हो, क्योंकि अगर दोनों पैरेलल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये एरिया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, और परपेंडिकुलर होगी तो कोस 90 मिलेगा, और कोस 90 की वैल्यू अपन को पता है 0 होती है, तो अपन को जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा 0। और इससे अपन को पता भी चल रहा है कि अपन प्लेन को पैरेलल रख देंगे तो प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करेगी वो उनकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 के बराबर मिलेगा। और अपन इसको परपेंडिकुलर रखते हैं प्लेन को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल होती है, जिससे अपन को फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है। अब अपन बात करें कि अगर थीटा विल बी 180 डिग्री, यानी थीटा 180 डिग्री हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन को नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये अपन को मिलेगा माइनस ई डी एस। अब अपन इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और डी एस क्या है? एक एरिया है, तो एरिया की यूनिट होती है मीटर की स्क्वायर, तो इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो मीटर की स्क्वायर, तो अब इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर की स्क्वायर। अगर अपन इसकी एम एल टी निकालें तो वो होगी, न्यूटन की एम एल टी रख देंगे फोर्स की, वो होगी M1 L1 T-2, इसी तरह मीटर की L2, और कूलम की रख देंगे यूनिट, फिर कूलम A1 और T1 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो अपन को एम एल टी मिलेगी M1 L3 T-3 A1।
अगर इसकी दूसरी यूनिट होती है वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर कूलम, और इसकी होती है मीटर के स्क्वायर। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो अपन को वोल्ट इंटू मीटर भी इसी की यूनिट होती है। अब अपन ने एलिमेंट्री एरिया अल्पांश क्षेत्रफल के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, अब अपन को पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो अपन उसका इंटीग्रल कर देंगे, यानी उसका समाकलन कर देंगे, तो अपन को पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स मिल जाएगा। तो डी फाई का इंटीग्रल किया, समाकलन किया, तो फाई और ई डॉट डी एस वैक्टर का समाकलन किया, तो ये इंटीग्रल हो गया ई वैक्टर डॉट डी एस। इस तरह से अपन को नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल गई। गाउस का नियम यानी गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या होता है, जब अपने पास कोई चार्ज है तो अपन चार्ज से एक सरफेस को, चार्ज के आसपास एक सरफेस को अज्यूम कर लेंगे, अजम्पशन से अज्यूम कर लेंगे अपन कि मान लेंगे कि उसके पास में एक सरफेस है, और उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा उसको सिंपली एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो अपन को गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। यानी जो भी अपन के पास चार्ज है उन चार्ज का सम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को ही गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। निर्वात अथवा वायु में स्थित विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश अथवा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अपन के पास जो भी चार्ज होगा क्लोज सरफेस के अंदर, अपन उसको सिंपली 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ये गाउस लॉ का स्टेटमेंट है। इसकी मैथमेटिकल टर्म ये होती है फाई ई इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर का इंटीग्रल, अगर क्लोज सरफेस का इंटीग्रल यानी बंद पृष्ठ का इंटीग्रल समाकलन किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब ये इसकी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि अपन एक गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। गाउसियन सरफेस गाउस का नियम निर्वात या माध्यम दोनों के लिए फॉलो करता है। दोनों को जो अपन गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे वो शेप पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। यह माना कि जिस तरह मान लीजिए अपने पास ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो भी चार्ज होगा अपन को अब उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा सिंपली उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब मान लिया अपने पास ये क्यूब है, अब क्यूब में अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो अपन ने क्या किया, क्यूब के अंदर देखेंगे कितना चार्ज है, जो भी चार्ज होगा मान लिया Q1 और Q2 है, तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया, तो अपन क्या करेंगे, जो भी अंदर चार्ज होगा क्यूब के उन चार्ज का सम करेंगे, यानी Q1 प्लस Q2 करेंगे, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब ये चार्ज अपन ने क्यूब ही माना है, पर अपन ने क्या कर दिया, चार्ज को थोड़ा शिफ्टेड कर दिया, यानी अपन ने पहले सेंटर में चार्ज माना था, अब अपन ने कॉर्नर पर चार्ज मान लिया Q1। अब अपन के पास क्यूब जो कॉर्नर पर चार्ज है और दूसरा जो चार्ज है वो Q2 भी कॉर्नर पर है, पर वो दूसरे कॉर्नर पर है। अब अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, तो भी अपन वही करेंगे, दोनों जो चार्ज होंगे उन चार्ज का सम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। इससे ये अपन को पता चलता है कि ये पोजीशन पे अगर अपन ने मान लिया कि अपन ने जो पहले स्पेयर माना था, एक ये स्पेयर मान लिया, इसमें Q चार्ज है, एक अपन ने बड़ा स्पेयर मान लिया, इस पर भी Q चार्ज है। अब अपन को दोनों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो अपन किस तरह से निकालेंगे, फ्लक्स का वही फॉर्मूला होगा, जो भी चार्ज होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा। क्यों, क्योंकि ये साइज़ पे भी डिपेंड नहीं करता, ना साइज़ पे डिपेंड करता है, ना पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना ही शेप पे डिपेंड करता है। ये देखिए, आकृति, आकार और आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। अब मानना कि जो गाउसियन अपने पास चार्ज है वो क्लोज सरफेस के बाहर है, अगर वो चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है तो अपन क्या करेंगे, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी योगदान नहीं होगा, यानी उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर वो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर जो जितना चार्ज होगा अपन को सिर्फ उसी से मतलब है। तो ये इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशन थी। अब अपने पास ये मान ला क्यूब के सेंटर में चार्ज है और अपन को इसके फलक निकालने हैं, तो अपन किस तरह निकालेंगे, फलक यानी फेसेस। तो फेसेस निकालने तो पता है क्यूब के 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से
1 अपॉन यानी Q/6 को 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को फलक यानी फेसेस के लिए अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। बात कॉर्नर की करें तो अपन को पता है क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से अपन को पता है 8 कॉर्नर होते हैं, तो अपन Q/8 इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा कॉर्नर के लिए। इसी तरह अपन साइड यानी भुजा के लिए निकालेंगे तो 12 भुजा होती है क्यूब में, तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके लिए भी मिल जाएगा। अब अपन गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए गाउस लॉ की जो व्युत्पन्न है किस तरह से अपन ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन क्या होता है इसका निकालने का, तो वो अपन देखते हैं। तो माना अपने पास एक चार्ज है Q, तो अपन ने क्या कर लिया, उससे r डिस्टेंस पर अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो अपन ने क्या किया, r डिस्टेंस से होता हुआ अपन ने r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो अपन ने P पॉइंट से होते हुए अपन ने एक सरफेस अज्यूम कर लिया जिसे अपन ने नाम दे दिया गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन डायरेक्शन देखें तो अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर की तरफ निकालता है इस तरह से। तो अपन P पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस साइड बाहर की तरफ। और ds अपन ने यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, तो उसकी डायरेक्शन अपन देखें तो उसकी डायरेक्शन भी इस तरह से होगी, क्योंकि ये नॉर्मल होती है इसकी डायरेक्शन हमेशा, जो भी सरफेस होता है उससे नॉर्मल, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला अपन को पता है कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q/r यानी डिस्टेंस की स्क्वायर, तो डिस्टेंस है r तो r की स्क्वायर इंटू r कैप। ये कैप वेक्टर अपन फॉर्म निकाल रहे हैं, तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो r कैप क्या है, डायरेक्शन को बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी रेडियली तिरछी बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ निकलती हुई। अब अपन ds यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वेक्टर देखें तो इसकी भी होता है मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो ds हो गया मैग्नीट्यूड और n कैप हो गया इसकी डायरेक्शन, जो भी बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। तो अपन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अपन दोनों का गाउस लॉ में अपन को जो फॉर्मूला है उसमें अपन को वैल्यू पुट करनी होती है, इसलिए अपन ने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन, डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों की वैल्यू पुट की तो अपन को ये वाला फॉर्मूला मिला 1/4πε0 ds r कैप डॉट n कैप। अब इनका क्लोज सरफेस का इंटीग्रल भी करना है अपन को गाउसियन लॉ के लिए, तो अपन ने क्या किया, इनका इंटीग्रल करेंगे क्लोज सरफेस के लिए, तो Q/4πε0 इंटू r की स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगी बाहर, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रल होता नहीं है, यानी समाकलन नहीं होता कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट यानी समाकलन इंटीग्रल के अंदर बचेगा ds इंटू r कैप डॉट n कैप, r कैप डॉट n कैप। तो अपन ने इसमें a डॉट b का फॉर्मूला लगाया है, तो ये हो गया ab कोस थीटा, और कोस की वैल्यू रखेंगे क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो 0 वैल्यू रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी r कैप डॉट n कैप की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अपन को इंटीग्रल के अंदर सिर्फ वैल्यू मिलेगी ds की। ds क्या है, क्लोज सरफेस का अल्पांश क्षेत्रफल का इंटीग्रल। तो अपन जब एलिमेंट्री एरिया है तो अपन को उसका इंटीग्रल करते हैं तो अपन को मिलता है, क्योंकि अपन ने स्पेरिकल सरफेस अज्यूम किया है, तो अपन को मिलता है 4πr की स्क्वायर। तो स्पेयर का एरिया कितना होता है 4πr की स्क्वायर। तो जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपन को ये फॉर्म मिलती है, इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, r की स्क्वायर से r की स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अपन को वैल्यू मिलेगी Q/ε0 जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो अपन ने गाउस लॉ को प्रूफ भी कर दिया। अब अपन इसकी डायरेक्शन देखते हैं, अपन को पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों आई कैप में है। कौन, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दोनों आई कैप में, यानी दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो कोस थीटा अपन को जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, यानी दोनों जे कैप, दोनों जे वाई डायरेक्शन में है तो भी वैल्यू 1 मिलेगी। अगर एक एक्स डायरेक्शन में है और एक वाई डायरेक्शन में, यानी आई कैप और जे कैप में है, तो अपन को वैल्यू मिलेगी 0।
अब अपन इनके एप्लीकेशन देखते हैं, गाउस लॉ के एप्लीकेशन यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें तीन तरह से मिलेंगे अपन को। एक स्पेरिकल सरफेस के लिए अपन देखेंगे, एक लीनियर चार्ज के लिए देखेंगे अपन अनंत रेखीय आवेश के कारण, और एक अपन सीट के कारण देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी किस तरह से। तो अपन सबसे पहले स्पेरिकल सरफेस के लिए देखते हैं। मानना अपने पास एक गोलीय कोश है, माना अपने पास एक गोला है जिस पे अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो गोलीय अब कंडक्टर है, तो कंडक्टर में पता है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो अपन ने जो स्फीयर को चार्ज दिया वो सभी पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो सभी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे यानी प्रतिकर्षित बल लगाएंगे। तो सभी चार्ज एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण वो सभी चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि सरफेस पे उन दोनों चार्ज के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं। जैसे ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना चाहेंगे जो कि सरफेस पे होती है। इस कारण सभी चार्ज सरफेस पे आ जाते हैं जब अपन बात गोलीय कोश की करते हैं यानी गोले की स्फीयर की बात करते हैं। इसी तरह रिंग की बात करेंगे अपन। रिंग के लिए भी, रिंग में भी चार्ज सरफेस पे होते हैं, इनके सेंटर में कोई भी चार्ज नहीं होता, ना स्फेरिकल सरफेस में और ना ही रिंग में। जब बात अपन नॉन कंडक्टर की करेंगे यानी अचालक की बात करेंगे, तो अचालक पर आवेश, अपन अचालक को जो भी आवेश देते हैं जहाँ पर वो उसके वहीं पर रहता है आवेश, वो इस आवेश अचालक में आवेश सरफेस पर नहीं आता। पर बात चालक की करते हैं, अपन कंडक्टर की बात करते हैं, तो पॉजिटिव रिपल्सन के कारण यानी प्रतिकर्षित बल के कारण सभी चार्ज उसके सरफेस पे आ जाते हैं। अब इसमें तीन कंडीशन लगेगी। जब अपन के पास जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी जो अपन ने पॉइंट माना है वो सरफेस के बाहर हो यानी स्पेरिकल सरफेस के बाहर हो, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद अपन देखेंगे कि अगर सरफेस पर हो यानी सरफेस पर ही जो अपन ने स्फीयर माना है उसके सरफेस पर हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, और जो स्फीयर है उसके अंदर हो पॉइंट, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो वन बाय वन अपन निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पॉइंट जो अपन ने माना है पॉइंट पी वो सरफेस के बाहर है, स्पेरिकल सरफेस के। तो माना अपन ने आर रेडियस का अपने पास स्फीयर है कैपिटल आर का, और स्मॉल आर अपन ने डिस्टेंस मान ली कि स्पेरिकल जो सरफेस है उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो वहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड बाहर की तरफ। अब अपन ने यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया लिया अल्पांश क्षेत्रफल, तो उसकी डायरेक्शन देखें तो उसकी डायरेक्शन भी इसी साइड बाहर की तरफ होगी जो एन कैप शो कर रहा है, और आर कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है रेडियली आउटवर्ड। तो अब अपन गाउस के लॉ का यूज़ करते हुए निकालेंगे। तो गाउस लॉ क्या है, क्लोज सरफेस के अंदर इंटीग्रल किसका, ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी कोस थीटा इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा ई डी एस इंटीग्रल इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पता है कि क्लोज सरफेस में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, क्योंकि अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिया है अगर अपन यहाँ पे भी देखें तो भी उसके मैग्नीट्यूड सेम होगा, यहाँ भी देखें तो भी सेम होगा, यहाँ भी देखें तो भी सेम होगा। किसी भी पॉइंट पर देखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपन को सेम मिलता है, यानी कि वो वैल्यू कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, तो अपन इसको बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रल के अंदर सिर्फ वैल्यू बचेगा ds का। तो अपन को ds का इंटीग्रल करना है और e को अपन ने बाहर ले लिया, इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब इंटीग्रल यानी स्पेरिकल सरफेस का अगर अपन इंटीग्रल करें ds, तो स्पेरिकल सरफेस का एरिया, और एरिया कितना होता है 4 पाई r की स्क्वायर। ds क्या एरिया, ही तो एरिया अल्पांश क्षेत्रफल का अपन इंटीग्रल करते हैं तो अपन को पूरे सरफेस के लिए वैल्यू मिल जाती है जो होती है स्पेरिकल सरफेस की 4 पाई r की स्क्वायर। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई से वैल्यू निकाल लेंगे तो अपन को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r की स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो r कैप जो यूनिट वेक्टर को बता रहा है
तो ये मिल जाएगा अपन को। अब अपन ने क्या किया, अपन जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उससे सिग्मा से लिखते हैं उसको, और वो होती है क्यू अपॉन एरिया यानी सरफेस, तो वो होती है क्यू अपॉन 4πr²। अब अपन आर के स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4π इक्वल टू सिग्मा इंटू आर की स्क्वायर। सिग्मा डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसका मतलब है कि क्यू अपन 4π को अपन रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा इंटू आर के स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन ने क्यू अपन 4π को रिप्लेस कर दिया किससे, सिग्मा इंटू आर की स्क्वायर से, तो अपन को वैल्यू मिली इलेक्ट्रिक फील्ड की नई इस तरह से। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं कि जो अपन ने पॉइंट मानना है वो अपन सरफेस पे ही मानते हैं, यानी जो अपन ने स्पेरिकल सरफेस अज्यूम किया गोलीय पृष्ठ उसी पर अपन पॉइंट मानते हैं पी। तब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो आएगी, तब अपने पास जो अपन ने पास वैल्यू आई थी उसमें अपन ने स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, अपन को सेम वैल्यू वही मिलेगी। यानी इसमें वैल्यू मिलेगी अपन को सरफेस पर 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस जो होगा आर की स्क्वायर, क्योंकि इस बार कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है तो ये हो जाएगा कैपिटल आर की स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर की स्क्वायर इंटू आर कैप। वही बात है, अब अपन क्यू इंटू आर के स्क्वायर को अपन अपॉन 4π को अपन रिप्लेस करें तो अपन को वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी क्यू अपॉन ε0। अब तीसरा पॉइंट अपन ने मान लिया कि जो पॉइंट पी है वो अंदर की तरफ है स्फेरिकल सरफेस के, यानी कि स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर। तो अंदर की तरफ है तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो अंदर की तरफ है तो किस तरह निकालेंगे अपन, क्योंकि अपन को पता है ये स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस है तो सारे चार्ज इसके सरफेस पर होंगे, क्योंकि कंडक्टर है तो सारे चार्ज इसके सरफेस पे होंगे और इसके सेंटर में कोई भी चार्ज नहीं होगा बीच में, तो चार्ज नहीं होगा कोई भी, तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, अपन को जीरो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, चार्ज की वैल्यू जीरो है पॉइंट जो आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को मिलेगा जीरो। तो अब अपन इसका ग्राफ बनाए तो अपन को इस तरह से ग्राफ मिलेगा। अंदर की तरफ अपन देखते हैं अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मिलेगा, अपन जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और आर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाए तो अपन को इस तरह से मिलेगा। अंदर की तरफ अपन को ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं होगा। सरफेस पे बात करें, जब आप कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा तो अपन को मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो कि सरफेस पे होता है। उसके बाद अपन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम मिलती जाती है। अब अपन देखते हैं कि अपने पास इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, उसके कारण उससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अपन किस तरह से निकालेंगे। ये मान लिया अपने पास इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, यानी अनंत रेखीय आवेशित तार है अपने पास। इस पे अपन ने क्या किया, इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है वहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो अपन किस तरह निकालेंगे, तो अपन इस जो अपने पास ये लेंथ की वायर है अपन ने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपन ने दो पार्ट ले लिए, उसमें अपन ने एक को नाम दे दिया A1 यानी अल्पांश क्षेत्रफल एलिमेंट्री एरिया नाम दे दिया अपन ने A1, दूसरे को नाम अपन ने दे दिया A2। जितना सेंटर से अपन ने A1 की डिस्टेंस ली है उतनी ही डिस्टेंस पर A2 है। अब A1 P पॉइंट पर जो फोर्स लगाएगा, क्योंकि अपन को पता है पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल प्रतिकर्षित करता है, तो इसमें जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इन दोनों, क्योंकि अपन ने P पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बैठा रखा जिसकी वैल्यू लगभग ना के बराबर 1 कूलम के बराबर है। तो पॉजिटिव प्रतिकर्षण रिपल्सन फोर्स के कारण इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड बाहर की तरफ टूवर्ड्स आउटसाइड। अब अपन A2 के कारण देखें तो A2 के कारण P पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि A2 भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके कारण जो फोर्स लगेगा वो भी प्रतिकर्षित होगा और उसकी डायरेक्शन होगी लाइन जॉइनिंग के अलोंग टूवर्ड्स आउटसाइड, यानी इन दोनों चार्ज को जो लाइन जॉइन करती है मिलाती है उसी के अलोंग लगेगा पर बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। अब अपन को पता है पॉइंट P पर अपन को दो डायरेक्शन मिल रही है, एक डायरेक्शन इस साइड मिल रही है, एक डायरेक्शन इस साइड मिल रही है, तो अपन को इसकी नेट डायरेक्शन क्या होगी, तो अपन इनको क्या करते हैं इनके कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो A1 के कारण जो P पॉइंट पर जो फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको नाम दिया था अपन ने DE1। अब इसको इसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा DE1 कोस अल्फा
और दूसरा हॉरिजॉन्टल के साथ जो होगा उसको नाम दे दिया अपन ने D(E1 cos अल्फ़ा, और जो वर्टिकल हो उसको नाम दे दिया D(E1 sin अल्फ़ा। इसी तरह अपन ने A2 के कारण, A2 एरिया के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको अपन ने नाम दे दिया DE2। और इसको दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करेंगे तो एक जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहे उसे नाम दे दिया अपन ने DE2 cos अल्फ़ा, और जो वर्टिकल है उसे नाम दे दिया DE2 sin अल्फ़ा। अब अपन को पता है DE2 और DE1 की वैल्यू सेम है क्योंकि इनके सेंटर से डिस्टेंस सेम है, और इनका अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों बराबर होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में है तो ये एक दूसरे के अफेक्ट को कर देंगे कैंसिल आउट। तो इन्होंने एक दूसरे के अफेक्ट को कर दिया कैंसिल आउट। अब अपन को नेट वैल्यू मिली, वो मिली अपन को DE1 cos अल्फ़ा और DE2 cos अल्फ़ा, यानी इनके कोस कंपोनेंट, कोस घटक के कारण अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। साइन इनके कैंसिल हो जाएंगे तो अपन मान लिया। अब इसका नया डायग्राम देखते हैं, वो अपन ने सिर्फ इसलिए आपको बताने के लिए क्यों कि इसमें अपन कोस कंपोनेंट का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। वो डायग्राम सिर्फ इसलिए था। अब अपन ये नए डायग्राम से देखते हैं। ये माना अपने पास एल लेंथ की वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अपन ने इस पॉइंट P से होता हुआ अपन ने एक सरफेस अज्यूम कर लिया। अब अपने पास जो सरफेस मिला अपन को, वो अपन को मिला सिलेंड्रिकल सरफेस। क्यों? क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें तो अपन पॉइंट P को यहाँ पर माने तो ये सेम डिस्टेंस पर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू सेम होगी, इसलिए अपन ने एक सिलेंड्रिकल सरफेस को अज्यूम कर लिया। अब सिलेंड्रिकल सरफेस को अज्यूम किया है। अब अपन को पता है इसके तीन सरफेस होते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस के। पहला S1 सर्कल, ये वाला सर्कल, दूसरा ये वाला सर्कल, इसको नाम दे दिया S3, और तीसरा ये कर्व्ड सरफेस, तो इसको नाम दे दिया S2। ये घुमावदार सरफेस होता है एक, तो इसको नाम दे दिया S2। अब अपन को गाउस लॉ का यूज़ करते हुए अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इनका फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ये होता है क्लोज सरफेस का इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dx वेक्टर किसके बराबर होता है, Q/ε0 के बराबर होता है। अब अपन तीनों सरफेस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो S1 सरफेस के लिए EDS cos थीटा, S2 सरफेस यानी इस वाले सरफेस के लिए EDS cos थीटा, और तीसरा S3 सरफेस के लिए EDS cos थीटा। क्योंकि अपन को तीनों सरफेस पे E वेक्टर की वैल्यू अलग अलग मिलती है, DS वेक्टर, तो अपन ने तीन अलग अलग सरफेस है, इसलिए अपन ने तीन अलग अलग सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है। फिर अपन उनका सम कर देंगे तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन बात S1 सरफेस के लिए निकालते हैं। तो S1 सरफेस के लिए अपन को पता है पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, तो पॉजिटिव अपन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरह से बाहर की तरफ निकालते हैं, तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो मिलेगी इस साइड। अब बात करें अपन DS वेक्टर यानी एलिमेंट्री एरिया, अल्पांश क्षेत्रफल की बात करें तो उसकी डायरेक्शन अपन को मिलेगी, अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन होती है नॉर्मल। तो नॉर्मल होती है तो ये अपन ऊपर से देखेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस को, तो इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल, इस तरह से बाहर की तरफ निकलते हुए। तो इसकी डायरेक्शन इस साइड मिलेगी अपन को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह। तो इनके बीच में एंगल मिलेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बात S3 सरफेस की करें तो भी अपन को DS वेक्टर यानी अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन मिलेगी नॉर्मल, बाहर की तरफ निकलते हुए, क्योंकि अपन इस साइड से देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन अपन को इस तरह से बाहर की तरफ निकलते हुए मिलेगी। और पॉजिटिव चार्ज इस साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन वापस इसी साइड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड और DS की डायरेक्शन इस साइड, तो इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। बात कर्व सरफेस की करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और DS वेक्टर की भी डायरेक्शन इसी साइड होगी, क्योंकि अपन यहाँ से देखेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल मिलेगा 0 डिग्री, दोनों पैरेलल होंगे। तो दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा विल बी 90 डिग्री और थीटा 90 डिग्री, दिस मीन cos 90, और cos 90 की वैल्यू अपन को पता है 0 डिग्री 0 होती है। तो इसलिए सरफेस S2 से ही अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिर्फ। सरफेस S1 और S3 से अपन को जो वैल्यू मिलेगी वो 0 के बराबर होगी। तो अपन बात S2 से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो अपन देखते हैं S2 के लिए EDS = Q/ε0। सेकेंड सरफेस के लिए E, अब अपन को पता है E वेक्टर सभी जगह कांस्टेंट होगा, अपन ने सिलेंड्रिकल सरफेस इसीलिए तो अज्यूम किया ताकि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह कांस्टेंट मिले।
यहाँ भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा तो बाहर अपन ने कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने बाहर ले लिया। इंटीग्रल के अंदर बचा ds वेक्टर सेकंड सरफेस के लिए इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds क्या है, एक स्मॉल अल्पान क्षेत्रफल का एरिया है। अगर अपन इसका इंटीग्रल कर दे तो अपन को जो पूरा सरफेस होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और कर्व्ड सरफेस की, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2πrl, यानी बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2πrl। तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद अपन को अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी अपन को लीनियर चार्ज रेखीय आवेश घनत्व जो होता है उसे लैम्बडा से लिखते हैं, और वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ पर कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यानी अपन बात करें तो ये मान लिया अपन ने यूनिट लेंथ है, तो इस यूनिट लेंथ पर कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसे ही घनत्व कहेंगे, लीनियर चार्ज रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्बडा से लिखते हैं, वो होती है q अपॉन एल। यहाँ से अपन q की वैल्यू निकालें तो वो अपन को मिलेगा q इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल। तो अपन ने q की वैल्यू और सरफेस की ds वेक्टर का जो इंटीग्रल किया वैल्यू पुट कर देंगे तो अपन को ये वैल्यू मिलेगी e इंटू 2πrl इक्वल q की वैल्यू पुट करने के बाद लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब l से l कैंसिल आउट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई से 2πr की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा जो होगा E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अगर अपन इसको 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे, यानी मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे 2 से डिवाइड कर दे, तो नीचे हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, जिसे अपन k से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका अनदर फॉर्म अपन को ये मिलेगा E इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन r। अब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखे तो ये अपन को मिलेगा मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, जो होगा लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू r कैप। इसका ग्राफ बनाए तो अपन को ग्राफ इस तरह से मिलेगा, r वेक्टर और e वेक्टर के बीच में अपन ग्राफ बनाए तो अपन को इस तरह से मिलेगा कि क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है। लैम्बडा के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाए तो अपन को इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से लैम्बडा बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और 1/r की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि 1/r, यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पे 1/r है, तो 1/r की वैल्यू जिस तरह से बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं। माना कि अपने पास एक E अनंत रेखीय आवेशित तार के चारों ओर 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। यदि तार का रेखीय आवेश घनत्व 1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चाल ज्ञात कीजिए, यानी वेलोसिटी निकालनी है अपन को लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो को अपन लिखते हैं 10⁻⁻6 से कूलम पर मीटर। अपन को लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज की कूलम और लेंथ की होती है मीटर, तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर। अब अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो ये अपन ने r की वैल्यू अपन को दी है 0.5 मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन को इस तरह से पता है कि चार्ज लीनियर रेखा दी उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और उससे r डिस्टेंस पर अपन को इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगा रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ही देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अपन को इलेक्ट्रिक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो अपन ने दोनों फोर्स को बराबर रख दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स को, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, क्योंकि विद्युत बल ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसको घूमने के लिए, क्योंकि अपन को पता है सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अपन ने 11th क्लास में इसके बारे में डिटेल से देखा है। तो दोनों फोर्स को बराबर रख दिया तो mv²/r इक्वल QE। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन को वैल्यू पता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट में अपन ने देखा था E इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन r। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे तो अपन को इस तरह से मिलेगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, v की स्क्वायर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके m को डिवाइड में ले आएंगे, v की स्क्वायर अपन को मिलेगा ये। अब अपन स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस साइड रूट आ जाएगा, तो अपन को ये वैल्यू मिलेगी, अपन को v का फॉर्मूला मिल गया।
अब अपने पास 2 की वैल्यू पता है, k का पता है, m की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, सब की वैल्यू रख देंगे अपन। लैम्बडा की वैल्यू भी अपन को पता है, तो रखने के बाद अपन को वैल्यू मिल जाएगी ये। अब अपन देखते हैं अपने पास एक सीट है, तो सीट के कारण अपन सीट से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, वहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अपन किस तरह से निकालेंगे? अपने पास एक आवेशित सीट है, अनंत समतल चादर है या एक समान आवेशित कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन ने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट यानी एलिमेंट्री एरिया अल्पांश क्षेत्रफल में डिवाइड कर दिया, खूब सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। पर अपन ने 2 पार्ट मान लिया, एक A1 मान लिया और एक A2 मान लिया। अब इसके सेंटर से जितना A1 की डिस्टेंस है उतनी ही A2 की डिस्टेंस है, और सेंटर से पॉइंट O से अपन ने R डिस्टेंस पर पॉइंट P मानना है। यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो A1 के कारण P पॉइंट पर अपन ने क्या किया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिठा रखा है। अब अपन A1 के कारण, जो A1 अल्पांश क्षेत्रफल है एलिमेंट्री एरिया, उसके कारण अपन P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। उसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो वो अपन को मिलेगी टूवर्ड्स आउटसाइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन को पता है उसी लाइन के अलोंग होती है जो उन दोनों को ज्वाइन करती है। और प्रतिकर्षित यानी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो आउटसाइड होगा। तो अपन को A1 के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली वो उसको नाम अपन ने दे दिया DE1। अब अपन A2 के कारण देखते हैं P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षित बल यानी रिपल्सिव फोर्स के कारण उसकी डायरेक्शन होगी इस तरह, और उसको अपन ने नाम दे दिया DE2। अब P पॉइंट पर 2 डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक है DE1 और एक है DE2। तो अपन को जो इसकी नेट डायरेक्शन निकालनी है, तो अपन क्या किया, अपन ने इसको इसके कंपोनेंट में यानी इसके घटक में डिवाइड कर दिया। तो DE1 को इसके घटक में डिवाइड करेंगे तो अपन ने एक हॉरिजॉन्टल के साथ जो अल्फा एंगल पर उसको नाम अपन ने दे दिया DE1 कोस अल्फा, और जो वर्टिकल उसको नाम दे दिया DE1 साइन अल्फा। इसी तरह अपन ने DE2 को भी वेक्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है उसको नाम दे दिया DE2 कोस अल्फा, जो वर्टिकल है उसको नाम दे दिया DE2 साइन अल्फा। अब अपन को पता है ये इनकी डिस्टेंस सेम थी सेंटर से, तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और मैग्नीट्यूड सेम है और अपन को यहाँ से पता चल रहा है कि DE2 साइन अल्फा और DE1 साइन अल्फा दोनों बराबर है और अपोजिट है यानी विपरीत दिशा में है। तो ये एक दूसरे के अफेक्ट को कर देंगे कैंसिल आउट। तो DE1 साइन अल्फा और DE2 साइन अल्फा दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को कर देंगे कैंसिल आउट। तो अपन को जो नेट अफेक्ट मिलेगा वो उनके कोस कंपोनेंट यानी कोस घटक के कारण मिलेगा, DE1 कोस अल्फा और DE2 कोस अल्फा के कारण। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि अपन ने क्यों कोस कंपोनेंट यूज़ किया। अब इसका नेट जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये अपने पास सीट है ABCD, सेंटर पॉइंट है O। अब सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है। अब अपन ने अभी सीट है तो सीट के दोनों तरफ अपन ने मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया और एक पॉइंट अपन ने यहाँ पर मान लिया। दोनों की सेम डिस्टेंस है R और R, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस अपन ने मान ली 2R, यानी अपन ने एक सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर लिया जिसकी डिस्टेंस है, जो इसकी लेंथ है 2R। अब इसके सिलेंड्रिकल सरफेस अपने अज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपन को कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, तो कांस्टेंट चाहिए तो अपन ने जो डिस्टेंस मानी है वो सेम होनी चाहिए। तो इसलिए अपन ने R डिस्टेंस पर और यहीं से भी R डिस्टेंस पर अपन ने वैल्यू माननी थी, इसलिए अपन ने दोनों पॉइंट को मिलाने वाले एक सरफेस अज्यूम कर लिया जो होगा एक सिलेंड्रिकल सरफेस। अब इसके 3 पार्ट होंगे, 3 सरफेस होंगे। पहला जो सर्कल होगा उसको नाम दे दिया अपन ने S1, दूसरा सर्कल होगा उसको नाम दे दिया अपन ने S3, तीसरा अपन ने पास जो कर्व सरफेस होगा वक्र पृष्ठ होगा उसको नाम दे दिया अपन ने S2। अब अपन को तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, फिर तीनों को सम कर देंगे तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। तो गाउस के नियमानुसार गाउसीय पृष्ठ से E वेक्टर डॉट DS वेक्टर का क्लोज सरफेस का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, Q/ε0 के बराबर होता है। तो अपन ने अलग अलग सरफेस के लिए निकाला। पहले अपन S1 सरफेस के लिए निकालते हैं। तो S1 सरफेस में अपन को पता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस साइड, क्योंकि पॉजिटिव फील्ड लाइन को बाहर की तरफ निकालते हैं। और अपन सरफेस देखें तो अपन यहाँ से देख रहे हैं तो सरफेस की डायरेक्शन भी नॉर्मल होती है, अपन को पता है, तो सरफेस की डायरेक्शन भी इसी साइड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी साइड होगी, दोनों पैरेलल है। बात S3 सरफेस की करें तो भी अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी और सरफेस की डायरेक्शन भी अपन यहाँ से देख रहे हैं तो इस साइड होगी, दोनों पैरेलल है। पर अपन बात करें S2 पॉइंट की तो अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, क्योंकि पॉजिटिव बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। पर अपन बात करें एरिया वेक्टर की, एरिया की डायरेक्शन की, ds की डायरेक्शन की, तो वो अपन को मिलेगी परपेंडिकुलर, क्योंकि अपन यहाँ से देख रहे हैं कर्व सरफेस के, तो हमेशा नॉर्मल होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो वो मिलेगी अपन को इस साइड ऊपर की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। S2 सरफेस की बात करें अपन तो S2 सरफेस की बात करें तो अपन को 90 डिग्री मिलेगा दोनों के बीच में एंगल, बाकी S3 और S1 में अपन को 0 डिग्री। तो अपन ने तीनों सरफेस के लिए निकालते हैं, तो फर्स्ट सरफेस के लिए यानी S1 सरफेस के लिए EDS कोस थीटा, सेकंड सरफेस के लिए EDS कोस थीटा और थर्ड सरफेस के लिए EDS कोस थीटा इक्वल होते हैं किसके, Q/ε0 के। अब सेकंड सरफेस में अपन को पता है दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो थीटा विल बी 90 डिग्री, देन कोस 90 इक्वल टू 0। तो अपन को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो S1 और S3 के कारण ही मिलेगा, S2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होगी 0, तो उसके कारण अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। तो S1 और S3 के कारण मिलेगा, तो अपन क्योंकि दोनों पैरेलल है तो थीटा अगर इनके बीच में 0 डिग्री है और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो अपन को मिलेगा S1 सरफेस के लिए EDS प्लस S3 सरफेस के लिए EDS इक्वल होता है Q/ε0 के बराबर। उसके बाद अपन ने क्या किया, ई वेक्टर कॉन्स्टेंट होगा, अपन को पता है, अपन ने देखा था S1 सरफेस और S3 सरफेस के लिए अपन ने जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाई है वो इस तरह से अज्यूम की है कि ताकि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट मिले। तो ई वेक्टर को अपन बाहर ले लेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, तो अपन को ब्रैकेट के यानी इंटीग्रल के अंदर मिलेगा S1 सरफेस और ds प्लस S3 सरफेस और ds इक्वल होते हैं Q/ε0 के। अब S1 सरफेस के लिए ds यानी ds का इंटीग्रल S1 सरफेस के लिए और S3 सरफेस के लिए जो अपने पास सर्कल है उनका इंटीग्रल करेंगे, तो उनका इंटीग्रल करेंगे तो ds क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल यानी एलिमेंट्री एरिया है। अगर स्मॉलेस्ट पार्ट है, अगर स्मॉलेस्ट पार्ट का अपन इंटीग्रल करते हैं, समाकलन करते हैं, तो उसका मतलब होता है पूरे सरफेस का, क्योंकि जितने भी सरफेस होगा उनका समाकलन का मतलब ही समेशन होता है, सम। तो अपन को जो सरफेस मिलेगा वो होगा S, यानी कि S1 ds और S3 ds किसके बराबर होंगे, S के बराबर होंगे। तो अपन इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। और दूसरा अपन देखते हैं चार्ज, अपन को पता है ये बात अपन कर रहे हैं सीट की, यानी सीट पे सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसको लिखते हैं अपन सिग्मा से, वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस होती है यानी एरिया होती है। तो अपन चार्ज की जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी से अपन को पता है सिग्मा Q/एरिया, यानी S क्या है, सरफेस को बता रहा है। तो यहाँ से अपन Q की वैल्यू निकालेंगे तो वो अपन को मिलेगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू S, S क्या, सरफेस। तो अपन Q की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और ds S1 ds और S3 ds की वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को वैल्यू मिलेगा ये S1। अब S1 ds की वैल्यू भी S थी और S3 ds वैल्यू भी S थी, तो ये हो गया S प्लस S, तो ये हो गया 2S और E पहले से बाहर था, तो ये हो गया E इंटू 2S इक्वल टू सिग्मा। जब अपन Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू S/ε0। अब S से S दोनों साइड है तो S से S कैंसिल आउट हो जाएगा और अपन 2 को डिवाइड में ले आएंगे तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। अब अपन इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर, जो होगा सिग्मा अपॉन 2ε0 इंटू आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर को बता रहे हैं यानी इसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं। अब अपन इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में, आर वेक्टर के बीच में और ई वेक्टर के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो अपन को स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्योंकि
इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये आर पे डिपेंड ही नहीं करता। आर के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा जब अपन बात हीट की कर रहे हैं तब। पर अपन डेंसिटी की यानी घनत्व की और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों? सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में अपन एक ग्राफ बनाए तो अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इसका मतलब है कि घनत्व बढ़ेगा तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से अपन बात ये तो अपन ने की कंडक्टिंग शीट के लिए। नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए यानी अचालक परत के लिए जब अपन बात चालक परत के लिए करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है जो उसकी दोनों जो सरफेस होते हैं उसके पृष्ठ होते हैं चालक सरफेस की, उन पे कंडक्टर होते हैं वो, तो उनके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होता है कि पॉजिटिव चार्ज सभी उनके सरफेस पे आ जाते हैं। यानी कि जो भी सरफेस होगा, दो पृष्ठ होंगे दो शीट के, तो चार्ज क्या करते हैं, चार्ज दोनों सरफेस पे यानी दोनों पृष्ठ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है और ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जिससे दोनों सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अपन इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो अपन को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, क्योंकि सेंटर पे चार्ज की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो अपन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो उसमें अपन को 3 सरफेस इस तरह से मिलेंगे। एक अपन यहाँ पे मिलेगा, एक ये कर्व सरफेस मिलेगा, और एक अपन ने पी पॉइंट यहाँ पे माना है तो अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी एक कर्व सरफेस पे, और तीसरा सेंटर पे। और सेंटर पे अपन को पता है ई वेक्टर की वैल्यू मिलेगी अपन को जीरो, क्योंकि चार्ज की वैल्यू ही नहीं है, तो अपन को इन दो के कारण मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और ये भी यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री की वैल्यू होगी। ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसके कारण यहाँ भी अपन को वैल्यू नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अपन को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी पॉइंट पी पर जो है उसके कारण ही। तो इस तरह से अपन से बाकी डेरिवेशन सेम ही है। तो इस तरह से अपन जो कंडक्टिंग शीट है उसके कारण भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं किसी डिस्टेंस आर पर। तो ये पूरा गाउस लॉ जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपन ने सारे जो जितने भी टॉपिक थे सब कवर किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।